नमस्कार साथियों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनिल मेहंदी सर की क्लास में। साथियों, आज की क्लास में एक ऐसा टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जिसकी बहुत दिनों से मांग उठ रही थी बच्चों की कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आता ठीक से, इसको समझा दो अच्छे से। और इस टॉपिक पे क्वेश्चंस भी सही नहीं होते, तो ये टॉपिक करा दीजिए। तो दोस्तों, आज ये मौका अच्छा है, दिवाली का त्यौहार भी है और इस मौके पर आप लोगों को एक हमारी तरफ से गिफ्ट, उत्कर्ष की तरफ से भी गिफ्ट और अनिल सर की तरफ से भी गिफ्ट। अनिल सर की तरफ से गिफ्ट है ये बहुत बढ़िया सा टॉपिक, और दिवाली की बात पर याद आया, उत्कर्ष की तरफ से भी बहुत बढ़िया गिफ्ट है आप लोगों के लिए। और ये गिफ्ट आपकी दिवाली धमाकेदार कर देगा। ये गिफ्ट है दिवाली का ट्रिपल धमाका। वो क्या है देखिए, ये गिफ्ट है दिवाली का ट्रिपल धमाका, जिसमें उत्कर्ष ऐप पर यूजीसी नेट के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की छूट, एक्स्ट्रा वैलिडिटी 3 महीने और पेपर 1 का क्लासरूम लाइव के साथ रिकॉर्डेड कोर्स फ्री। तो ये 3 फायदे, इसलिए ट्रिपल वैलिडिटी, ट्रिपल धमाका। तो दोस्तों, ये ऑफर लेकिन याद रखिएगा, ये केवल 24 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में ही है। तो अपना जो फायदा है उसको तुरंत लाभ को उठा लीजिए इस पीरियड के अंदर अंदर। 3 नवंबर चली गई तो लाभ चला गया, है ना दोस्तों। और दिवाली ट्रिपल धमाका में पेपर 1 का कोर्स देखिए आप कितना सस्ता हो गया, और पेपर 2 और 1 दोनों का मिला करके ओनली पेपर 1 1800 का कर दिया 9000 से, और पेपर 1 + 2 24,000 से कर दिया 4800। और दोस्तों, पेपर 2 के लिए सब्जेक्ट्स जो अभी अवेलेबल हैं वो हैं इंग्लिश, हिंदी, कॉमर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। और दोस्तों, ये बैचेस दिसंबर सेशन के लिए चालू हैं, आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, एक भी दिन वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि यूजीसी नेट का जो दिसंबर सेशन है उसका एग्जाम जनवरी में होने की संभावना है पूरी। और दोस्तों, इसी के साथ एक और बेनिफिट भी आपके लिए है, और वो है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज भी हमारी 1500 रुपये वाली टेस्ट सीरीज अब 250 रुपये में मिल रही है पेपर 1 के लिए, और पेपर 1 + 2 की मिल रही है 2500 वाली 500 रुपये में। 1 + 2 दोनों हैं इसमें। पेपर 2 के लिए सब्जेक्ट्स हैं 6। तो दोस्तों, इसका फ़ायदा उठाइए फटाफट और तुरंत ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए। 150 से ज़्यादा टेस्ट हैं इस टेस्ट सीरीज़ में। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास, जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं और जैसा कि सामने आपके बोर्ड पे आपने देख लिया है, आज की क्लास है दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, इमीडिएट कंक्लूजन। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन यानी विरोध का वर्ग। ये क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन या परंपरागत विरोध का वर्ग कहते हैं इसको। और परंपरागत विरोध के वर्ग में जो निष्कर्ष होता है, उस निष्कर्ष के जो टाइप्स हैं या निष्कर्ष के दूसरे निष्कर्ष के साथ जो रिश्ते हैं, उनको विरोध का वर्ग कहा जाता है। और इस विरोध के वर्ग को 2 कैटेगरी में बांटा गया। तो आज हम इसको देखते हैं। ये जो विरोध का वर्ग है दोस्तों, इसकी 2 कैटेगरी बनाई गई है। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं निष्कर्ष की, कंक्लूजन की, है ना। अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं, निष्कर्ष क्या होता है वो तो आपको पता ही है। निष्कर्ष या कंक्लूजन मतलब वो सेंटेंस जिसको आप कथन के आधार पे प्रूव करना है, स्टेटमेंट के बेसिस पे प्रूव करना है। अब बात ये आती है कि ये जो निष्कर्ष है, ये निष्कर्ष भी 2 तरह का होता है। 2 कैटेगरी में बटा हुआ है ये निष्कर्ष। पहली कैटेगरी कहलाती है इमीडिएट कंक्लूजन। इमीडिएट को हिंदी में कहते हैं अव्यवहित। और दूसरा होता है मीडिएट। मीडिएट को कहते हैं व्यवहित।
तो ये दो कैटेगरी का होता है, एक इमीडिएट और एक मीडिएट। अच्छा, फर्क क्या है दोनों में, दोनों की परिभाषा क्या है, फर्क क्या है, कौन है ये दोनों? दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि सिलोजिज्म या न्याय निगमन में आप जब कथन से निष्कर्ष जांचते हो तो कथन दो होते हैं और फिर उससे निष्कर्ष दे रखा होता है। अब बात यह है कि वो जो निष्कर्ष है वो अगर दोनों कथनों में से केवल एक ही कथन से निकल रहा है, उसे दूसरे कथन की जरूरत नहीं पड़ रही, तब ऐसे निष्कर्ष को इमीडिएट या अव्यवहित निष्कर्ष कहते हैं। यानी निष्कर्ष जो केवल एक ही कथन से निकले, कंक्लूजन दैट फॉलोज फ्रॉम अ सिंगल प्रीमाइस और स्टेटमेंट, मैं आशा करता हूं आप लोगों की नोट्स कॉपी और पेन रेडी है और आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं। अगर मैं हिंदी लिख दूंगा तो इंग्लिश में बोल दूंगा, इंग्लिश वालों बच्चों को भी नोट्स साथ के साथ मिल जाएंगे। सो द कंक्लूजन दैट फॉलोज फ्रॉम अ सिंगल स्टेटमेंट, यानी एक ही स्टेटमेंट से कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, उसे इमीडिएट कंक्लूजन कहते हैं। और मीडिएट किसे कहते हैं? द कंक्लूजन दैट फॉलोज फ्रॉम बोथ दी प्रीमाइसेस, प्रीमाइस मतलब स्टेटमेंट, कथन। तो लिखिए, निष्कर्ष जो दोनों कथनों से निकले, वो निष्कर्ष जिसको दोनों कथन की जरूरत पड़े डिडक्टिव होने के लिए या उसमें से निकलने के लिए। अब बात ये आती है कि कथन के अंदर एक पद होता है जो कॉमन होता है, दोनों कथनों में एक पद होता है जो दोनों में कॉमन होता है, जिसे मध्य पद या मिडिल टर्म कहते हैं। तो वो मिडिल टर्म इमीडिएट कंक्लूजन में मौजूद होता है लेकिन मीडिएट कंक्लूजन में मौजूद नहीं होता। तो ये एक और परिभाषा या एक और पहचान है इसकी। मध्य पद निष्कर्ष में उपस्थित, इंग्लिश में बोल देता हूं, द मिडिल टर्म इज प्रेजेंट इन द कंक्लूजन, और इसमें द मिडिल टर्म इज नॉट प्रेजेंट इन द कंक्लूजन। तो ये पहचान है। द मिडिल टर्म इज एब्सेंट इन द कंक्लूजन, नहीं होता। तो जिस निष्कर्ष में मिडिल टर्म नहीं होता वो मीडिएट है, व्यवहित है, और जिसमें मिडिल टर्म होता है वो इमीडिएट या अव्यवहित है। और अरस्तु ने जो सिलोजिज्म दिया था उसका नाम था कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। कैटेगोरिकल सिलोजिज्म को हिंदी में कहते हैं निरपेक्ष न्याय वाक्य या निरुपाधिक न्याय वाक्य। तो निरुपाधिक न्याय वाक्य मीडिएट कंक्लूजन होता है, निरुपाधिक न्याय निगमन भी बोलते हैं इसको, निरुपाधिक न्याय निगमन एक व्यवहित निगमनात्मक तर्क है। इंग्लिश में लिख लीजिए, कैटेगोरिकल सिलोजिज्म इज अ मीडिएट डिडक्टिव inference. Categorical syllogism is a mediate deductive inference. तो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म पढ़ रहे हैं तो वो फिर मीडिएट है ना, और नॉर्मल सिलोजिज्म है कैटेगोरिकल नहीं है तो वो इमीडिएट है। तो चलिए दोनों को अब
डिटेल में पढ़ेंगे और आज की क्लास में हम इसको पहले पढ़ेंगे और इसके लिए अलग से आपकी एक क्लास होगी। तो बात यह है कि इमीडिएट का मतलब क्या है और इसमें किस तरह की, मैं आशा करता हूँ आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, और अगर मेरे साथ साथ नहीं उतार पा रहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो, या मेरे साथ साथ लिख पाए तो सबसे बढ़िया है, या वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं बाद में। तो मैं बात कर रहा था अब इमीडिएट की। इमीडिएट या अव्यवहित जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन होता है, इमीडिएट स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, और मीडिएट व्यवहित। इमीडिएट होते हैं तीन तरह के। पहला होता है कन्वर्स। कन्वर्स को हिंदी में कहते हैं परिवर्तन। दूसरा होता है ऑब्वर्स, इसको कहते हैं प्रतिवर्तन। और तीसरा होता है कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव को हिंदी में कहते हैं प्रतिपरिवर्तन। तो ये तीन होते हैं इमीडिएट स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। और मीडिएट स्क्वायर ऑफ अपोजिशन होते हैं चार। पहला होता है कॉन्ट्ररी, हिंदी में कहते हैं विपरीत या विरुद्ध, विरुद्ध वाक्य। दूसरा होता है सब कॉन्ट्ररी, उपविपरीत। तीसरा होता है कॉन्ट्राडिक्टरी, हिंदी में कहते हैं व्याघाती या विरोधाभासी। और चौथा होता है सब ऑल्टर्न। सब ऑल्टरनेशन पूरा नाम है इसका, और इसको कहते हैं उपाश्रित वाक्य। उपाश्रित भी कहते हैं, अधीनस्थ भी कहते हैं। हिंदी में एक से ज्यादा नाम होते हैं। तो दोस्तों ये तीन हैं अव्यवहित के स्क्वायर ऑफ अपोजिशन और ये चार हैं व्यवहित के स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इनसे। आज हम इसको पढ़ते हैं इमीडिएट या अव्यवहित स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। मैं आशा करता हूं आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं। नहीं लिख पा रहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खींच मेरी फोटो। अब हम पढ़ते हैं व्यवहित और अव्यवहित। पहले अव्यवहित पढ़ेंगे और अव्यवहित में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कन्वर्स। कन्वर्स मतलब परिवर्तन। ये टॉपिक मैं आज आपका इस क्लास में कंप्लीट कर दूंगा और आपको आज के बाद इस टॉपिक पे कभी दिक्कत नहीं आएगी जीवन भर। और आज के बाद इस टॉपिक को आपको दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, आपको सीधा क्वेश्चंस करोगे। ये इस क्लास का बहुत बड़ा फायदा है, इसलिए मैं कह रहा था गिफ्ट है ये क्लास। परिवर्तन का मतलब क्या है? परिवर्तन का बड़ा सीधा सा मतलब है वाक्य के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपस में अदला बदली कर दी तो परिवर्तन कहलाता है, कन्वर्स कहलाता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट किसे कहते हैं? जैसे एक वाक्य है, मान लीजिए सभी आम मीठे हैं, ऑल मैंगोज आर स्वीट। तो इसमें इस वाक्य में ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। इसे उद्देश्य कहते हैं, इसे विधेय कहते हैं। और उद्देश्य और विधेय का अदला बदली कर दी तो ये बन गया कन्वर्स। यानी सभी आम मीठे हैं को क्या लिख देंगे? मीठा इधर आ जाएगा और आम उधर चला जाएगा। सभी मीठे आम हैं। और इस वाक्य को क्या कहते हैं? ये वाक्य ए टाइप का वाक्य कहलाता है। सभी यानी सार्वभौमिक और
मीठे हैं यानी सकारात्मक। तो सार्वभौमिक सकारात्मक वाक्य है तो इसका नाम है ए टाइप का वाक्य। और इस वाक्य का ये कन्वर्स या परिवर्तन लिख दिया मैंने। दूसरा एक और वाक्य लिख के दिखाता हूं आपको। मैंने कहा कोई हरा पीला नहीं है, तो इसका कन्वर्स लिखें। कुछ नहीं करना, सिर्फ इन दोनों को आपस में अदला बदली करनी है, बाकी किसी को नहीं छेड़ना। ये पीला इधर आ जाएगा और हरा उधर चला जाएगा। कोई पीला हरा नहीं है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट की जगह चला जाएगा, प्रेडिकेट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। उद्देश्य विधेय बन गया, विधेय उद्देश्य बन गया। इस वाक्य को कहते हैं ई टाइप का वाक्य। ई टाइप का वाक्य कौन सा होता है? जो सार्वभौमिक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कुछ अमरूद हरे हैं, तो इसका कन्वर्स या परिवर्तन क्या होगा? हरे इधर आ जाएगा, कुछ हरे और अमरूद उधर चला जाएगा। कुछ हरे अमरूद हैं, तो कुछ के साथ सकारात्मक आ गया तो यह कहलाता है आई टाइप का वाक्य। आई टाइप में विशिष्ट सकारात्मक वाक्य होता है। पर्टिकुलर एफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, यूनिवर्सल एफर्मेटिव। तो यूनिवर्सल होगा या पर्टिकुलर होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, है ना। और लास्ट में आता है पर्टिकुलर नेगेटिव, जिसको ओ टाइप का वाक्य कहते हैं। कुछ ताले चाबी नहीं हैं, सम लॉक्स आर नॉट कीज, तो इसका कन्वर्स हो जाएगा कुछ चाबी इधर आ जाएगा, कुछ चाबी ताले नहीं है। कुछ ताले चाबी नहीं है का बन जाएगा कुछ चाबी ताले नहीं है। एक दूसरे से इंटरचेंज हो गया। तो दोस्तों इसको कन्वर्स कहते हैं। और कन्वर्स के इन चारों तरह के जो निगमन वाक्य होते हैं, सिलोजिस्टिक सेंटेंसेस, चार ही तरह के होते हैं। मैंने चारों का कन्वर्स बना दिया आपके सामने। अब यहां ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। इन चारों में से कौन कौन वैलिड है, कौन कौन वैध है और कौन कौन अवैध है, इसमें से वैलिड कौन कौन से हैं? तो दोस्तों सुनिए, इसमें से सारे वैलिड नहीं होते। ए वाला जो टाइप का वाक्य है ये इनवैलिड होता है, अवैध होता है, ये वैलिड नहीं होता, ये वैलिड नहीं होता। ए टाइप के वाक्य का कन्वर्स अलाउड नहीं है, वैलिड नहीं है। यानी सभी आम मीठे हैं तो सभी मीठे आम है, राइट नहीं है, रॉन्ग है। कोई हरा पीला नहीं है तो कोई पीला हरा नहीं है, राइट बात है। तो ये सही है, यानी ये वैलिड है, वैध है। कुछ अमरूद हरे हैं तो कुछ हरे अमरूद है, सही है, ये भी राइट है, तो ये भी वैलिड है। और कुछ ताले चाबी नहीं है तो कुछ चाबी ताले नहीं है, नहीं, गलत, ये इनवैलिड है। इसका मतलब कन्वर्स किस किस के वैलिड और किस किस के इनवैलिड है? ए और ओ के इनवैलिड है और आई और ई के वैलिड है। आई और ई वैध हैं और ए और ओ अवैध है। ये आपका कन्वर्स हो गया। चलें आगे, अब चलते हैं सेकंड वे। खींच मेरी फोटो, साथ साथ उतारते जाओ तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो फिर लास्ट में फोटो खींच लो। अब दूसरे पे चलते हैं, ऑबवर्स। ऑबवर्स को कहते हैं प्रतिवर्तन। देखिए ऑबवर्स वाक्य क्या होता है। सबसे पहले तो हमको एक चीज समझनी है कि सबसे पहले ये हमको एक चीज समझनी है जिसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट या पूरक। देखिए पूरक क्या होता है? किसी भी शब्द का पूरक, पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट, इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। अब ये क्या चीज है, जरा इसको समझ लेते हैं पहले। किसी भी शब्द का पूरक होना मतलब उस शब्द की उस विशेषता का न होना या उसके अलावा बाकी चीजें सारी होना, यानी गैर विशेषता। जैसे मैं कहूं कि अमरूद लाल हैं
तो लाल का पूरक क्या होगा? गैर लाल। ऐसे नहीं बोलेंगे लाल नहीं, नहीं वर्ड यूज नहीं करते, गैर लाल। जो लाल के अलावा वो सब कुछ है वो उसका पूरक है। तो लाल का गैर लाल, लड़के का गैर लड़का, बुद्धिमान का गैर बुद्धिमान, यानी गैर लग जाता है शब्द। इंग्लिश में नॉन लग जाता है। रेड का नॉन रेड, इंटेलिजेंट का नॉन इंटेलिजेंट, बॉय का नॉन बॉय। तो कॉम्प्लीमेंट शब्द का मतलब ये होता है कि अगर मैंने कहा लड़का तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा गैर लड़का, गैर लग जाएगा। अगर मैंने कहा गर्ल तो नॉन गर्ल, इंग्लिश में नॉन लग जाता है। इसको कहते हैं पूरक या कॉम्प्लीमेंट। समझ गए? पूरक। अब जब भी आपको पूरक लिखना, अच्छा गैर लड़के का पूरक लड़का हो जाएगा। अगर ये दे रखा है तो इसका पूरक लड़का, ये दे रखा है तो इसका पूरक गैर लड़का। कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसके जो दूसरा वाला साइड है ना। तो और ज्यादातर गैर या नॉन लगता है। अब ऑब्वर्स निकालना है किसी भी वाक्य का, तो क्या करना है? हमको दो बातें करनी है। हमको पहला काम यह करना है कि वाक्य की क्वालिटी बदलनी है, गुण परिवर्तन करना है। अच्छा, गुण परिवर्तन का क्या मतलब है? गुण परिवर्तन का मतलब है वाक्य के एफर्मेटिव है तो उसे नेगेटिव कर दो, क्वालिटी चेंज करनी है उसकी। गुण परिवर्तन मतलब चेंज द क्वालिटी ऑफ द सेंटेंस। और क्वालिटी क्या होती है? पॉजिटिव या नेगेटिव होना उसकी क्वालिटी है। जैसे कुछ आम मीठे हैं को गुण परिवर्तन करेंगे तो लिखेंगे कुछ आम मीठे नहीं है। हाँ का नहीं बन जाता है, नहीं का हाँ बन जाता है, इसको गुण परिवर्तन कहते हैं। और दूसरा काम आपको करना है कि उसके प्रेडिकेट को, उसके विधेय को, सिर्फ विधेय को उसके पूरक से प्रतिस्थापित करना है। रिप्लेस द प्रेडिकेट विद इट्स कॉम्प्लीमेंट। दो काम करने हैं। फर्स्ट, चेंज द क्वालिटी ऑफ द सेंटेंस। सेकंड, रिप्लेस द प्रेडिकेट विद इट्स कॉम्प्लीमेंट। दो काम करने हैं। वाक्य का गुण परिवर्तन करना मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, और प्रेडिकेट की जगह प्रेडिकेट का पूरक लिखना है, कॉम्प्लीमेंट लिखना है, विधेय का पूरक। मैं आपको बना के दिखाता हूं, चारों वाक्य में करके दिखाता हूं। और एक मजेदार चीज सुनिएगा, चलो वो बाद में बताऊंगा, पहले ऑवर्स बना दूं फिर बताऊंगा मेन बात इसकी। तो अब ये दो बातें करनी है, याद है ना आपको? पहला काम गुण परिवर्तन करना, दूसरा विधेय को पूरक से बदलना। तो अब देखिए क्या करूंगा मैं। जैसे एक वाक्य ए टाइप का लेते हैं। वाक्य ए टाइप का वाक्य मैंने लिया, मान लीजिए सभी लड़के स्मार्ट हैं। तो इसका ऑब्वर्स क्या होगा? अब सभी हैं का नेगेटिव हो जाएगा कोई नहीं, तो लिखोगे आप कोई नहीं, और लड़का तो लड़का ही रहेगा, इसको छेड़ना नहीं है। कोई लड़का, स्मार्ट की जगह क्या हो जाएगा? गैर स्मार्ट, गैर स्मार्ट, और है का हो जाएगा नहीं है। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने दो काम किया। लड़के के साथ छेड़छाड़ नहीं करी, सभी है का कोई नहीं हो गया, और स्मार्ट का गैर स्मार्ट हो गया। बस ये दो काम करने। जैसे एक और वाक्य लेते हैं, ई टाइप का वाक्य लेते हैं। मैंने कहा कोई हरा नीला नहीं है। अब इसका बनाना है, ऑब्वर्स बनाना है, प्रतिवर्तन बनाना है। तो कोई नहीं का क्या बन जाएगा? सभी बन जाएगा, सभी है। और हरे को छेड़ना नहीं है, हरा ऐसी कैसी रहेगा? कोई नहीं का हो जाएगा सभी, सभी हरा, और नीले का हो जाएगा गैर नीला, गैर नीला है। देखिए आप, कोई नहीं का बन गया सभी हैं, और हरा एज इट इज रहा, छेड़ा नहीं मैंने, नीला का लिख दिया गैर नीला, नहीं का है हो गया। तो ये दो काम मैंने किए। पॉजिटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव का नेगेटिव कर दिया। उसके मात्रा को छेड़ा नहीं, मात्रा यहाँ पे भी सार्वभौमिक थी, यहाँ भी सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है क्वांटिटी। और सब्जेक्ट को छेड़ा नहीं, लेकिन प्रेडिकेट को उसके पूरक से कॉम्प्लीमेंट से बदल दिया। चलो एक और लेते हैं, आई टाइप के वाक्य को लेते हैं। मैंने कहा कुछ सफेद काला है। अब ये आई टाइप का वाक्य है, तो इसका ऑब्वर्स क्या बनेगा? कुछ सफेद। अब देखिए कुछ ऐसी कैसी रहेगा, क्वांटिटी नहीं बदली, सफेद ऐसी कैसी रहेगा,
काले का बन जाएगा गैर काला, विधेय का पूरक गैर काला, और है का हो जाएगा नहीं है, पॉजिटिव का नेगेटिव। एक और लेते हैं, ओ टाइप को भी देखते हैं। मैंने कहा कुछ पत्ती फूल नहीं है, तो आप इसका बनाएंगे कुछ पत्ती को तो छेड़ेंगे नहीं, पत्ती ऐसी किसी रहेगी। कुछ पत्ती फूल की बन जाएगा गैर फूल, और है का हो जाएगा नहीं है। तो दोस्तों ये बन गए ऑब्वर्ड्स, चारों के ही ऑब्वर्ड्स बना दिए मैंने। अब मजेदार बात जो मैं बोलने जा रहा था आपको, चारों ही ऑब्वर्ड्स वैलिड होते हैं। ऑब्वर्ड्स या प्रतिवर्तन, सभी वाक्यों का प्रतिवर्तन वैध होता है, राइट होता है। ये भी राइट, ये भी राइट, ये भी राइट, ये भी राइट, ऑल वैलिड, सभी वैध होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था ऑब्वर्ड्स। अब चलते हैं तीसरे पे। तीसरा है कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव को हिंदी में कहते हैं प्रतिपरिवर्तन। प्रतिपरिवर्तन ये बड़ा ही आसान है। इसमें क्या करना है, आपको दो काम करने हैं। पहला काम, वाक्य के उद्देश्य को विधेय के पूरक से बदलना है, और विधेय को उद्देश्य के पूरक से बदलना है। मैं इंग्लिश में रिपीट कर रहा हूं। सब्जेक्ट इज रिप्लेस्ड विद प्रेडिकेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेडिकेट। Subject is replaced by complement of predicate and predicate is replaced by complement of subject. Subject को उधर भेजना, predicate को उधर भेजना है, लेकिन दोनों के complement से। Subject की जगह आएगा predicate का complement, predicate की जगह आएगा subject का complement, ऐसे उल्टा। देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको, चारों का बना के दिखाता हूं, ए ई आई ओ, चारों का आपको एग्जाम्पल देता हूं। पहले ए का लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा सभी ए बी हैं, तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा? सभी को तो छेड़ना नहीं है, क्वांटिटी नहीं छेड़नी, क्वालिटी नहीं छेड़नी, दोनों नहीं छेड़ने। क्वांटिटी क्वालिटी को बिल्कुल टच नहीं करना। ए और बी की जगह यहां पे आ जाएगा, ए की जगह बी का कॉम्प्लीमेंट गैर बी, और बी की जगह ए का कॉम्प्लीमेंट गैर ए है। बस ये करना। जैसे ई टाइप के वाक्य को लेते हैं। ई टाइप का वाक्य है कोई हल्का भारी नहीं है, तो इसका बनेगा कोई नहीं को तो छेड़ना नहीं है, हल्के की जगह भारी का गैर आ जाएगा, कोई गैर भारी, हल्का इधर आ जाएगा, गैर हल्का, और नहीं है को छेड़ना नहीं है, एज इट इज रहेगा। कोई गैर भारी गैर हल्का नहीं है। अच्छा मान लीजिए आई टाइप का वाक्य है, कुछ घोड़े पैदल हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? कुछ को छेड़ना नहीं है, घोड़े इधर पैदल इधर, लेकिन कॉम्प्लीमेंट क्या? कुछ गैर पैदल गैर घोड़े हैं। ये लीजिए साहब। ओ टाइप का वाक्य लेते हैं, कुछ हाथी लंबे नहीं हैं,
तो कुछ नहीं को तो छेड़ना नहीं है। हाथी इधर आ जाएगा, लंबे इधर आ जाएगा, और लंबे की जगह हो जाएगा गैर लंबे, गैर हाथी नहीं है। लो साहब, चारों वाक्यों के कॉन्ट्रापोजिटिव या प्रति परिवर्तन लिख दिए। अब आप मेरे से अगला सवाल पूछोगे, सर ये तो बताओ इसमें वैलिड कौन कौन सा है, इनवैलिड कौन कौन सा है। तो सुनिए, मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज याद रखने के लिए, कन्वर्स पढ़ाया था अभी आपको मैंने, अभी थोड़ी देर पहले शुरू में। कन्वर्स में कौन कौन वैलिड था, ये कन्वर्स हमने पढ़ा था। कन्वर्स में कौन कौन वैलिड था, आई वैलिड था और ई वैलिड था, ए और ओ इनवैलिड थे, है ना। तो जिसमें कन्वर्स वैलिड होता है वो कॉन्ट्रापोजिटिव इनवैलिड, और जिसका कन्वर्स वैलिड इनवैलिड होता है उसका कॉन्ट्रापोजिटिव इनवैलिड, उल्टा होता है। यानी ए का और ओ का कन्वर्स वैलिड नहीं था ना, इसका है, ए और ओ का है, और आई और ई का नहीं है, उसका जस्ट उल्टा है, कन्वर्स वाले का जस्ट उल्टा है, उसका जो वैलिड था वो इसका इनवैलिड है। तो ये वैलिड वैध और ये वैध, लेकिन ये अवैध इनवैलिड, इनवैलिड। तो दोस्तों ये था आपका इमीडिएट कंक्लूजन या अव्यवहित निष्कर्ष के 3 टाइप्स, कन्वर्स, ऑबवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। इस वीडियो को 2 बार देखना, क्योंकि 2 बार देखने से आपकी ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और जिंदगी भर के लिए ये टॉपिक दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा और इस पर क्वेश्चन एकदम सही होगा। और दोस्तों मैं फिर याद दिला दूं, दिवाली का मौसम है, दिवाली का त्यौहार है, और दिवाली के त्यौहार पे मैंने तो अपना गिफ्ट दे दिया, उत्कर्ष का गिफ्ट आप ले लीजिए, ट्रिपल दिवाली धमाका। और ट्रिपल दिवाली धमाका है 90% तक की छूट और 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और पेपर 1 का रिकॉर्डेड कोर्स फ्री। तो ये तीनों ट्रिपल धमाके को फायदा उठाइए। याद रखिए 24 अक्टूबर से 3 नवंबर 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ही दिवाली के इस, कहते हैं ना 10 दिन 11 दिन, ये जो दिवाली के 10 दिन हैं उस 10 दिन में ही ये उत्कर्ष का गिफ्ट वैलिड है, फिर उसके बाद इनवैलिड हो जाएगा। तो वैलिडिटी का ध्यान रखें आप, है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली आपके लिए बहुत अच्छा त्यौहार, उत्कर्ष तो लाया ही है, माँ सरस्वती भी कुछ गिफ्ट दे आपको JRF सिलेक्शन के रूप में। इसी शुभकामनाओं के साथ हमारी पूरी उत्कर्ष की टीम की तरफ से मैं अनिल मेहंदीरत्ता आपको आशीर्वाद भी देता हूं और आपके लिए शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। धन्यवाद।